Today we are going to start the next topic, that is the macro and micronutrients, their role and their deficiency symptoms. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन की पहले हम देखेंगे व्हाट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. अबाउट 1/3 एज अबंडेंट एज अ कार्बन, अकर प्राइमरी एज अ डायटोमिक N2. बेटा आपके पास जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में मिलती है आपको? इन द फॉर्म ऑफ N2. पहले आपने ये देखना है कि आपका जो एलिमेंट है प्लांट के लिए वो आपके पास किस फॉर्म में मिल रहा है. देखिए उसके जो फॉर्म्स है आपको वो याद करने पड़ेंगे. जैसे देखिए हमने पढ़ा था कि कार्बन का कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है, हाइड्रोजन आपके पास वाटर की फॉर्म में मिल रहा है ना. तो ये फॉर्म्स आपने दिमाग में रखनी है अपनी कि कौन कौन सी फॉर्म में हमारे पास ये एलिमेंट अवेलेबल है टू द प्लांट. जैसे नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिल रहा है आपको? मैक्सिमम N2 की फॉर्म में मिलता है. एंड नाइट्रोजन में चार्ज ग्रुप्स पॉसिबल. ये क्या मतलब चार्ज ग्रुप बनाता है? जैसे ये अमीन है, अमीन में N इज इंपॉर्टेंट इन कॉम्प्लेक्सिंग द मेटल्स. जैसे अमीन होता है, इसमें एक्चुअली ये जो नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज ग्रुप बनाएगा और फिर किसी ना कोई कंपाउंड या एलिमेंट के साथ क्या करेगा? बॉन्ड करता है. क्या बनाता है? बॉन्ड. और ये क्या बनाता है? फिर कॉम्प्लेक्स बनाता है. क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स. जैसे देखिए बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम इन द क्लोरोफिल, act as a donor atom in many enzymatic catalyzed reaction. तो ये बहुत सारी रिएक्शन में ये एटम भी क्या करता है? डोनेट करता है. जो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में वो आपका एटम भी क्या करता है बेटा? डोनेट करने में हेल्प करता है. In the living thing, nitrogen is found almost exclusively in the fully reduced state. Fully reduced state का मतलब क्या होता है बेटा? कि नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं. क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जब लगी तभी तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं. NH3 की कौन सी स्टेट है आपकी? रिड्यूस है कि ऑक्सीडाइज्ड है? रिड्यूस्ड है. ठीक है ना. हमने बोला था बेटा रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन प्लस H माइनस O. जब कोई मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन लगा हो, ऑक्सीजन नहीं लगा हो तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन. जैसे आप देखिए NH3 स्ट्रक्चर देखिए इसका. ठीक है, ये जो आपकी स्टेट कौन सी है? ये कौन सी स्टेट है आपकी? रिड्यूस स्टेट. कौन सी स्टेट है ये? तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? H. तो एडिशन ऑफ H को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन. ठीक है. मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय हायर प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. अब जो प्लांट में जो नाइट्रोजन है, प्लांट में जो नाइट्रोजन है वो आपके पास सॉइल से आ रही है. क्या आ रही? सॉइल से. और किस फॉर्म में वो एब्सॉर्ब कर रहा है? NO3-1. किस फॉर्म में एब्सॉर्ब कर रही है? NO3. अगर आप NO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रेट. क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेट. तो प्लांट जो आपकी नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में एब्सॉर्ब कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. किस फॉर्म में? नाइट्रेट की. और या फिर किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. तो ये आपने पॉइंट याद रखना है. क्लियर? अब डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी में जनरली क्या होती है इसकी? जो क्लोरोसिस मेनली क्या आती है इसकी? क्लोरोसिस ओल्डर लीफ में ज्यादा आती है, स्पेशली फॉर द ओल्डर लीफ. इन द सेवेरियर केसेस द लीव्स येलो एंड डाई. जो लीफ का जो कलर है वो क्या होता है? येलो. यंगर लीव्स रिमेन ग्रीन लॉन्गर बिकॉज दे हैव received soluble form of nitrogen transported from the. ठीक है. जैसे जो older leaf, younger leaves क्या करते हैं बेटा? older leaf से क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन. ठीक है. जे थोड़े younger leaves है बेटा older leaf तो भी ले लेंगे नाइट्रोजन ले लेंगे. जे थोड़े older leaves होंगे उनका कलर की हो जाएगा येलो and they start dying. In many plants excess nitrogen often stimulate shoot growth more than the root growth and may favor the vegetative growth over the flowering and the seed formation. तो बेटा कुछ प्लांट में अगर आपके पास नाइट्रोजन क्या आता है? बहुत ज्यादा रहता है. नाइट्रोजन क्या रहता है बेटा? ज्यादा रहता है. तो उसमें क्या होता है आपके पास? शूट ग्रोथ क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है. जैसे ये बात कर रहा है कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जब हमारे पास नाइट्रोजन का कंटेंट क्या रहेगा बेटा? ज्यादा रहेगा. तो उसमें जो शूट ग्रोथ क्या रहेगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द रूट ग्रोथ. तो ये आपके पास, तो आपने
इसका जो डेफिनेट सिम्टम वो आपने क्या याद रखना है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या हो रहा है, येलो कलर हो रहा है, किसमें हो रहा है वो, ओल्डर लीव्स में हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है बेटा फास्फोरस। देखिए फास्फोरस ये आपके पास किस फॉर्म में मिलता है, ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगा आपको, ऑर्थोफॉस्फेट की फॉर्म में। ये एक ऑक्सीडाइज्ड है, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द फास्फोरस। ये कौन सी स्टेट होती है आपकी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करता है इन द मेटाबॉलिज्म बाय फॉर्मिंग अ वाटर स्टेबल फास्फेट एस्टर एंड एनहाइड्रेट। इन दिस फॉर्म पी हैज सेवरल फंडामेंटल रोल्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मेनली आप इसमें फास्फोरस में एक पॉइंट याद रखिए कि फास्फोरस का रोल कहां पे होता है, न्यूक्लिक एसिड में। मैं बताता हूं कैसे। देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर होता है शुगर का, ठीक है जी। डीएनए में क्या होता है, शुगर होता है, क्या होता है, शुगर। और ये 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। डीएनए में टोटल कितने कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। की कहां वैल्यू बेटा, अभी आपको मैं इतना डिटेल स्ट्रक्चर नहीं करवा रहा, सिर्फ आपको सिंपलीफाई वे में बता रहा हूं, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, मैं सिंपलीफाई वे बता रहा हूं आपको। तो बेटा फर्स्ट कार्बन में क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन बेस। पहले कार्बन में क्या लगा हुआ है बेटा, नाइट्रोजन बेस। और फिफ्थ कार्बन में क्या लगा होता है, यहाँ पे फॉस्फेट लगा होता है। क्या लगा होता है, फॉस्फेट। तो बेटा देखो फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट, इसको पूरी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ बेटा, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक है बेटा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए हमारा किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है, फॉस्फेट उसका एक क्या है बेटा, कंपोनेंट है। एक फॉस्फेट क्या है, उसका एक कंपोनेंट है। ये क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो अब देखिए सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। आपके पास एटीपी में भी आपके पास क्या मिलता है आपको, फॉस्फोरस। एटीपी में फॉर्मेशन में कंपोनेंट ऑफ द शुगर फॉस्फेट। अब देखिए डीएनए और आरएनए में फॉस्फेट आपके सामने है, ये डीएनए है, ठीक है। और देखिए डिफरेंस क्या है डीएनए आरएनए में, आपको डिफरेंस बताता हूं। डीएनए आरएनए डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस किसका आता है बेटा, शुगर का। इसका डिफरेंस होता है शुगर का। यहां पे शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है बेटा, डीएनए में शुगर कौन सी है, और आरएनए में शुगर कौन सी होगी बेटा, देखो सेम होता है बेटा। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आ जाता है और फिफ्थ टाइम पे क्या लगा, फेस। बट यहाँ पे शुगर कौन सी है, राइबोस, ठीक है। तो डिफरेंस कोई पूछे आपसे कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या, आपने बोलना है कि जो डीएनए होता है उसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें शुगर कौन सी होती है बेटा, डीऑक्सीराइबोस। और जो आरएनए में शुगर कौन सी होती है, राइबोस, ठीक है बेटा। तो इसके अब मुझे बताइए डीएनए में फॉस्फेट चाहिए, आरएनए में क्या चाहिए आपको, फॉस्फेट चाहिए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम आया है, कंपोनेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। किसका कंपोनेंट ही, फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड आपको बनाना सिखाते हैं, फॉस्फोलिपिड कैसे बनता है देखिए। देखिए बेटा कल आपको मैंने करवाया था 3 कार्बन बना लो पहले। 3 कार्बन बना लिए, तीनों में क्या लगाना है आपने, OH। तीनों पे OH लगा लो, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी है, 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिसरॉल। इसका स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल। अब आपने 2 जगह क्या लगा देना है, एसिड। तीसरे को फ्री छोड़ दीजिए। 2 जगह क्या लगाना है आपने, एसिड। थर्ड वाले को फ्री छोड़ देना आपने। अब आपको पता ही है बेटा यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, वाटर। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं, लिपिड।
या इसको बोल दीजिए डाइग्लिसराइड बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? क्योंकि दो जगह एस्टर बॉन्ड बना ना, कितना बॉन्ड बनेगी? इसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, CO क्या बोलते हैं? एस्टर। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। अब बेटा थर्ड वाले के सामने ना आपने फास्फोरस लगाना है। अब ये देखिए यहां से ये ऐसे आपने यहां से ऐसे क्या निकाल देना है? वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? फास्फोरस लगाया आपने, इसका फॉर्मूला है H3PO4, फास्फोरिक एसिड। क्या लगाया यहाँ पे? फॉस्फेट लगाया इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो यहां से क्या निकला बेटा? वाटर। उसके बाद क्या बना देखिए, ये क्या बन गया आपके पास? ये क्या लग गया यहाँ पे? फास्फोरस। क्या लग गया? ये फास्फोरस लग गया। ठीक है, क्लियर। और ये क्या लग गया? लिपिड। ये क्या है? लिपिड। फास्फोरस का, फास्फोरस पे क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है फास्फोरस पे? चार्ज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। की कहेंगे बेटा अनु? ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे इसको? हेड। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलते हैं? टेल। आप देखो फॉस्फोलिपिड में ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा फॉस्फोलिपिड में ऐसा मिलता है। ये जो ऊपर वाला क्या होता है? हेड। नीचे वाले क्या होते हैं? टेल। समझ लगी ना बात? तो ये फॉस्फेट का रोल कहाँ पे है? इतनी बात समझ लग जाएगी ना आपको। मैं इतना स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया इतना तो पता लग गया ना कि हाँ भी फॉस्फोरस का लिपिड में रोल है। चाहिए आपको डिटेल नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने करनी है कंपटीशन पॉइंट के लिए कर सकते हैं, बट आपके दिमाग में आप इतनी बार तो बैठ गई ना इतने इससे कि आपका फॉस्फोरस का ही लिपिड में मेम्ब्रेन में, ये जो फॉस्फोलिपिड है इसका रोल कहाँ पे है? सेल मेम्ब्रेन में। डिटेल में काम करने का बेनिफिट ये होता है कि एटलीस्ट अगर आपको हम 100 चीज करवाएंगे कम से कम 15-20 तो याद करोगे आप, 20-25 तो याद होंगी कि नहीं होगी। इतना डिटेल से कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा, रिटेन तो रहेगा। यही इंपॉर्टेंट है डिटेल में करो। अगर यही कम करेंगे तो आप में भी रिटेनिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि फॉस्फोरस का रोल कहाँ पे है? डीएनए में रोल है, आरएनए में रोल है, और कहाँ पे रोल है? लिपिड। फॉस्फोलिपिड वो कहाँ पे है? सेल मेम्ब्रेन। तो मेन 3 पॉइंट आपको याद होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है बेटा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आते हैं। देखिए फास्फोरस की जब डेफिशिएंसी होगी बेटा, ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम। क्यों? डीएनए नहीं बना। जब डीएनए नहीं बना तो आगे सेल डिवीजन नहीं होगी। सेल डिवीजन नहीं होगी तो बेटा आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये एक सेल है। ग्रोथ किसको बोलते हैं? आप तो दिमाग में एक चीज देखिए, पहले ग्रोथ बोलते हैं किसको? व्हाट इज मेंट बाय टर्म ग्रोथ? ये एक सेल है, ये सेल आगे चल के 2 सेल में डिवाइड हुआ, ठीक है बेटा। फिर ये 2 सेल आगे चल के फिर आगे 2 सेल में, ये आगे 2 सेल में, ऐसे ये सेल डिवाइड होता रहता है। मतलब कि नंबर ऑफ सेल आपके इंक्रीज हो रहे हैं, है ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब बेटा अगर आपको सेल डिवाइड करवाने हैं बेटा, तो हमें ये जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है, इसको भी क्या करवाना पड़ेगा? इसको भी क्या करवाना पड़ेगा बेटा? डिवाइड। न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपके पास? डीएनए। तो डीएनए की बहुत सारी क्या बनानी पड़ेंगी आपको? कॉपीज। अब डीएनए किसका बना हुआ है? वैसे अगर इसकी बात करें, डीएनए किसका बना है? फास्फोरस चाहिए डीएनए की। जब फास्फोरस आपके पास है ही नहीं तो क्या सेल डिवीजन होगी? तो क्या ग्रोथ होगी? नो। बात समझ लगी आपको कंसेप्ट? तो ये है, ठीक है। ठीक है। एंड इसमें फॉस्फेट इज इजीली रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन मोस्ट प्लांट फ्रॉम द वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन एंड इज लॉस्ट फ्रॉम द ओल्डर लीव्स, ठीक है। अब ये ओल्डर लीफ से इकट्ठा होकर कहां पे आ जाएगा? यंगर लीफ में आ जाएगा। एंड डेवलपिंग द seed and flower as a result deficiency symptom occur first in the more mature leaves। बेटा ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोबाइल वाले पॉइंट्स है ना, ये जो कि कलर सबसे पहले डेफिशिएंसी किस में आती है? यहाँ पे ओल्डर में भी, यंगर में?
ओल्डर में। क्यों आती है? क्योंकि ये मोबाइल है, मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? मूव। सारा फॉस्फेट ओल्डर से कहां चला जाएगा? यंगर में चला जाएगा, और यंगर में जाके वो डेवलपमेंट में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और जो ओल्डर लीव्स हैं उनमें क्या आ जाएंगे आपके पास? डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट आता है सल्फर। देखिए, सल्फर अक्कर प्राइमरीली इन द रिड्यूस्ड फॉर्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी आपके पास बेसिकली रिड्यूस फॉर्म में मिलता है। डाइसल्फाइड आर मोर स्टेबल देन द डाइऑक्साइड, परमिटिंग एसएच पार्टिसिपेशन इन द रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, एसएच ग्रुप आर आल्सो फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। सल्फर क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड का पता है कि नहीं पता? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाँ, पता है? देखिए बेटा, ऐसा है, आपने करा होगा कि बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अब आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? ठीक है जी, देखो ऐसा है बेटा, मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? भाई आप देखिए, ये ए बी है, इनके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है? शेयर्ड है। दो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? शेयर्ड। अब बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये बी वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और ए वाला जरा कमजोर है, वो खींच नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? बी के पास चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? बी के पास। इसका मतलब जो एटम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या है बेटा? वो एटम होते हैं जो अपने शेयर्ड पेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बेटा, अब इसने खींच लिया यहाँ पे, इसके ऊपर चार्ज हल्का सा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा इसके पास, इसके बाद चार्ज हल्का सा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाएगा बेटा? तो बेटा देखो, हाइड्रोजन के पास कुछ है ही नहीं, अगर आप इसके साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिए, क्या लगा दिया, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींचेगा। जैसे सल्फर और इसके देखिए, सल्फर इसके केस में माइनस, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो बॉन्ड क्या बन जाएगा यहाँ? हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, SH group can be the reactive site of the enzyme or coenzyme and the important for the protein conformation। तो ये बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेटा, ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक चीज एक्चुअली टाइम इसलिए लग रहा है ताकि बेसिक्स में हम बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये पॉइंट बताऊँ ना, यहाँ पे मैं बोल दूँ कि हाँ जी ये ऐसा जो है जी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में रोल प्ले करता है, आपने बोला हाँ जी ठीक है सर, ओके, बस आगे चलते हैं। ऐसे नहीं है, कहाँ रोल प्ले करता है, कैसे बताएंगे आपको कैसे रोल प्ले करता है? देखिए बेटा, आप ये पॉइंट देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड। मैं बात कर रहा हूँ ये अमीनो एसिड कौन से अमीनो एसिड है बेटा? जिनमें क्या है? सल्फर है। जिनमें क्या है? सल्फर। ठीक है बेटा, तो ये सारे अमीनो एसिड ऐसे चेन में लग गए, चेन में लग गए बेटा। अब चेन में लगने के बाद इन्होंने क्या बनाया? स्ट्रेट चेन बनाई। क्या बनाई? स्ट्रेट चेन। जिस चेन में अमीनो एसिड बहुत सारे लगे हुए हैं इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर को क्या बोलूंगा मैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा जी इसको? अब फिर ये इसके बाद ये चेन अपने आप को ऐसे कॉइल करेगी। क्या करेगी? अपने आप को ऐसे कॉइल। ठीक है, अब तो मैं बोलूंगा बेटा बताइए कॉइलिंग के लिए तो हमें बॉन्ड बनाने पड़ेंगे इसके बीच। कोई चीज को ऐसे रखना तो पकड़ के रख, जैसे मोबाइल को हमने ट्राइपॉड पर रखा हुआ, कोई ना कोई चीज ने पकड़ा तो ऐसा हवा में तो रख सकते मोबाइल को। ऐसे स्ट्रक्चर को जब आपने स्टेट से ऐसे कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इसके बीच में क्या है?
बॉन्डिंग आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, बॉन्डिंग आ रही है। अगर ये मान लीजिए ये आपके पास सल्फर है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर, तो इनके बीच में क्या आ रही है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फर्दर ये इसकी और कॉइलिंग होगी, और कॉइलिंग होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको। अब बेटा ऐसा है, बायोमोलिकुलर चैप्टर में जब आप रीड करोगे तो प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड स्ट्रेट चेन में अटैच हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने आप को क्या करता है, कॉइलिंग करवाता है। सबसे पहली कॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं। उसके बाद और कॉइलिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी स्ट्रक्चर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इतनी कॉइलिंग हो रही है तो कोई ना कोई तो बॉन्डिंग होगी इसके बीच में कि नहीं होगी, बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। अब बॉन्डिंग कौन करवा रहा है यहाँ पे, सल्फर करवा रहा है। सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे क्या है, मेंटेन है। स्ट्रक्चर क्या आपका यहाँ पे ऐसे मेंटेन है। ये समझ लगी बात। बेटा आपने एक टर्म कभी सुनी है, प्रोटीन डीनेचुरेशन, सुनी कभी आज तक आपने, ये सुनी। ऐसा है बेटा, आपने सुना होगा कि एंजाइम, ऑल द एंजाइम दे वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, सुना होगा कभी आपने ऐसा कि हाई टेम्परेचर कर देंगे जी एंजाइम काम करना बंद कर देगा, सुना है कभी ऐसा, नहीं सुना। चलो कोई बात नहीं, ये पता लग गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये कौन सा है, सेकेंडरी ये कौन सा है। इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कौन हेल्प दे रहा है बेटा, सल्फाइड के हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब पता लगा, इसको क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, क्या बोलते हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, ऑर्डर में बैठे हैं, कोविड की वजह से सब ऑर्डर में बैठे हैं, ये क्या आपका अरेंजमेंट है, कंफर्मेशन आपकी है, ठीक है ना। तो जो पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल की बाइंडिंग का, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंफर्मेशन। अगर आप कंफर्मेशन वर्ड नहीं याद होता छोड़ दो, आप इसको याद रखो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर कौन बना रहा है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर पॉइंट, क्लियर। सल्फेट फ्रॉम द सॉइल इज प्राइमरी सोर्स। अब बेटा बात ही आती है कि सल्फर कैसे अब्सॉर्ब किया जाए, प्लांट सल्फर को कैसे अब्सॉर्ब करता है, कैसे अब्सॉर्ब करता है बेटा, ये याद रखना है। सल्फेट आयंस SO4 -2 क्या होता है, SO4 -2, इसको बोलते हैं सल्फेट आयंस, क्या बोलते हैं। अब ये प्लांट है, सॉइल से किस फॉर्म में अब्सॉर्ब कर रहा है इसको, सल्फेट, ते हवा से किस फॉर्म से कर रहा है, SO2, हवा में किस फॉर्म से कर रहा है ये, SO2, रूट से कैसे कर रहा है, सल्फेट। ये आपने आयन याद रखने हैं कि how the ions are absorbed, in which forms the ions are absorbed from the soil। तो आपने क्या आंसर देना है इसको, सल्फेट। सिम्टम्स, सल्फर अगर नहीं होगा, जब सल्फर का बेसिकली कम है तो यहाँ पे क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, येलो फ्लोरोसिस हो जाएगी। वेस्कुलर बंडल्स में भी आपके पास इफेक्ट आएगा। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब क्या होता है, जाइलम, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सल्फर ये नॉट इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इमोबाइल है। सल्फर क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या थे, मोबाइल, ये क्या इमोबाइल है, ठीक है। तो ये बेटा मैच्योर टिश्यू से आपके पास यंग में नहीं जाएगी, ये मैच्योर से यंग में नहीं जाएगी। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी कहां पे दिखाई देगी आपको सल्फर की, यंगर में। कहां जाएगी बेटा, पहले वाले केसेस में आपने नाइट्रोजन करा था, फास्फोरस करा था। बेटा जब भी प्लांट ग्रो करता है ना, जब भी हम चीज ग्रो, जैसे ऐसा होता क्या है कि जैसे 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 आप लोग हो, आपने एजुकेशन लिया, ठीक है, आप बाहर जाते हो, आपने कोई मान लीजिए आपने MBBS कर ली, BDS कर ली, ठीक है, आप पास आउट करके घर आ गए। घर आने के बाद आप बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि अब हमें काम करना है। तो क्या आपके पास इतना पैसा होता है आपके पास, इंडिविजुअल आपके पास, कि आप एक प्रॉपर अपना एक हॉस्पिटल या प्रॉपर अपनी क्लिनिक सेटअप कर सकें? नहीं होता आपके पास। अभी आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, अभी आपने स्टडीज कंप्लीट की हैं। उस समय कौन हेल्प करता है आपको, आपके पेरेंट्स। मतलब ओल्डर से फंड्स कहाँ पे आ रहा है, यंगर के पास आ रहा है। उस समय कौन हेल्प करता है, ओल्डर से यंगर के पास फंड आता है।
वो उनके पास डेफिशिएंसी हो जाती है, आप अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है। मोबाइल है, अगर मान लो पैसा है ही नहीं उनके पास, फिर क्या होगा? फिर आपको खुद ही तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके जो सिम्टम्स किस में आएंगे? फिर उस समय आप में आएंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये है, अगर आपका जो न्यूट्रिएंट है वो इमोबाइल है, न्यूट्रिएंट क्या है? इमोबाइल। तो सबसे पहले आपके पास सिम्टम्स किस में आएंगे बेटा? यंगर में आएंगे। टिश्यूज के पास तो है, ओल्डर के पास तो रखा हुआ है, बट वो दे नहीं सकता आपको, वो इमोबाइल है, आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए वो क्या होता है? सबसे पहले किस में आएगा आपके पास? यंगर में आएगा। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। अब पोटेशियम, सबसे पहले इसको हम पोटेशियम, तो हमारे पास आयंस दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है कटायन, एक क्या होता है? अनायन। कटायन का मतलब होता है आयन जिसका चार्ज क्या होता है? और आयन जिसका चार्ज नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? अनायन। तो सबसे पहले ये क्या है? कटायन। पोटेशियम क्या है? कटायन। पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद ये बेटा मैंने पहले ही बताया था आपको, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर, अगर आपने मेजर फंक्शन याद करना है, ये एक्टिवेटर्स होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं? एक्टिवेटर, या फिर क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? पोटेशियम इज एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम दैट आर एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। मतलब कि जो आपका ये पोटेशियम है, ये बहुत सारी एंजाइम का क्या है? ये एक्टिवेटर। वो एंजाइम जो आगे चल के कहां हेल्प करती हैं आपको? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। Potassium is quite mobile in the plant because there are many membrane carrier system adapted to the potassium ion. बेटा एक्चुअली आपको पता है पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप होता है आपके जो बेसिकली मेम्ब्रेन में क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप होता है। कभी सोडियम बाहर आता है, कभी बेसिकली क्या है, हमें मेम्ब्रेन के आसपास ना हमें आयनिक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बाहर पॉजिटिव कितना, अंदर नेगेटिव कितना, तो ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें पोटेशियम को कभी बाहर भेजना पड़ता है, कभी अंदर आना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये पोटेशियम है ना, आपके मेम्ब्रेन के आसपास पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस को क्या करेगा बेटा? मेंटेन करता है। तो ये कैसे मेंटेन करेगा? जब ये बाहर से अंदर से बाहर आ सकता है, इसको बोलते हैं मोबाइल। तो ये आपका जो पोटेशियम आयन है, ये आपके मेम्ब्रेन के आसपास आयनिक बैलेंस को क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है, ठीक है। वो आयनिक बैलेंस कभी कभी आपको ऑस्मोसिस करवाने में भी क्या करती है बेटा? हेल्प। जैसे आप देखिए पोटेशियम का केस वहां लगा लीजिए बेटा, स्टोमेटा में। स्टोमेटा में जब आपको गार्ड सेल आपको बेसिकली स्वेल करवाने हैं, तो पोटेशियम कहां से आता है? लीफ से कहां आता है? गार्ड सेल में। मोबाइल है तभी आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करवाने? गार्ड सेल क्या करवाने? बंद करवाने। फिर वापस गार्ड सेल से पोटेशियम कहां आ जाता है? लीफ में आ जाता है। तो ये चीजें, वही बात आ गई। इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो सेल की ऑस्मोटिक पोटेंशियल को क्या करता है? ये मेंटेन। जैसे आपको पहले लीफ से पोटेशियम कहां गया? गार्ड सेल में। गार्ड सेल में कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज। बाहर कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। फिर वाटर कहां जाएगा? लीफ से कहां जाएगा? गार्ड सेल में। तो ये सब काम करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल फॉर्म द बेसिस ऑफ द टर्गर मूवमेंट इन द प्लांट। वही आगे स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो आपने के पोटेशियम का जो रोल है ना, जब आपको आता है बोर्ड्स में, तो मैक्सिमम क्या लिखना है आपने? स्टोमेटा को याद रखना बस। आप पोटेशियम के लिए किसको याद रखना? स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्टोमेटा का, इसमें पोटेशियम का क्या है? रोल है। ऑस्मोसिस में क्या होता है इसका रोल? अब इसकी डेफिनेशन करते हैं बेटा। एक ना पॉइंट याद रखो, जो तो मोबाइल है, जो तो मोबाइल है, उसका सिम्टम किस में आएंगे? ओल्डर में। जो इमोबाइल है उसके सिम्टम किस में आएंगे? बस ये मोबाइल है, तो कहां पे सिम्टम आएंगे? ओल्डर। पहली बात क्लियर, कंसेप्ट बन गया ये। लीफ डेवलप नेक्रोटिक लेशंस एंड लाइट फ्लोरोसेंस। लाइट कलर इसका येलो कलर हो जाएगा। टिप ऑफ ऑफन डाई फर्स्ट। The K deficiency cereals develop a weak stem so that they are easily fall. बेटा जिसमें आपके पास पोटेशियम की कमी होगी, उस केस में जो आपकी स्टेम होती है वो क्या होती है? बहुत वीक होती है। तो जब स्टेम वीक होगी तो प्लांट का जो ग्रोथ है, प्लांट का जो लीफ है, वो जल्दी से क्या होंगे? आपके फॉल ऑफ होने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द प्लांट। क्लियर?